यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कमिंग ऑफ मुगल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बाय द अर्ली 16th century the power and the prestige of the Delhi Sultanate had declined considerably। मतलब 16th सेंचुरी तक जो दिल्ली सल्तनत की पावर थी वो कम होने लगी है। दिस हैड गिवन राइज टू न्यूमरस रीजनल किंगडम्स। माने जब ये वो इनकी जब पावर कम होने लगी तो ये राज्य टुकड़े टुकड़े में बट गए। दस पॉलिटिकली इंडिया वॉज एन अ स्टेट ऑफ डिसएरे एंड डिसयूनिटी। तो जब छोटे छोटे ये लोग एम्पायर इनका वो टुकड़े होने लगे तो फिर ऑफकोर्सली यहाँ पे डिसयूनिटी होगी, क्योंकि यहाँ के राजा और अपनी ज़मीन बढ़ाने के लिए लड़ाई करेंगे ही। It was at such a time that Mughals conquered and established a strong empire। इसका मतलब यही है कि इसका फ़ायदा उठाने के डिसयूनिटी का इन लोगों का फ़ायदा उठाने के बाद ये जो मुगल्स थे इंडिया पे एक अच्छा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। ओके, तो अब देखो हम लोग अब पहला वो पढ़ेंगे रूलर जो मुग़ल एम्पायर का था। ठीक है, उसका क्या नाम था? बाबर। कब से कब तक रूल किया था? 1526 से लेके 1530 तक। ओके, इसका पूरा क्या नाम था? जहर उद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। इसी बाबर का पूरा नाम है जहर उद्दीन मोहम्मद बाबर। इसको हम लोग शॉर्ट में बाबर भी बोलते हैं। ये फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का इंडिया में। ओके, ही वॉज एन अ डिसेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज़ खान। ही बिलोंग टू अ स्मॉल किंगडम कॉल्ड फरगना। मतलब ये एक छोटे से किंगडम से बिलोंग करता था। उस किंगडम का क्या नाम था? फरगना, इन सेंट्रल एशिया। और ये फरगना सेंट्रल एशिया में था। ठीक है, व्हेन ही वाज 11 years old हिज फादर उमर शेख मिर्ज़ा पास अवे। मतलब जब ये 11 साल का था तब इसके पापा उमर शेख मिर्ज़ा भगवान के प्यारे हुए। ठीक है, ही असेंडेड द थ्रोन एंड ट्राइड टू कॉन्क्यूर समरकंद। ये फिर थ्रोन गद्दी पे बैठा और ये समरकंद को जीतने का कोशिश किया, पर ये फेल हो गया और ये अपना फरगना भी हो गया, इसका लॉस्ट हो गया फरगना भी। बाबर वॉज दस अ किंग विदाउट अ किंगडम। मीन्स बाबर को हम लोग एक राजा कहते हैं जिसके पास कोई एम्पायर ही नहीं था। आफ्टर बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ फरगना बाय द उज्बेक्स, मीन्स जब इसको फेंक दिया गया फरगना से उज्बेक्स के द्वारा, बाबर कॉन्क्वर्ड काबुल इन 1504। मीन्स ये फिर जब इसको हटा दिया गया वहाँ से तो ये इसने फिर काबुल 1504 में जीत लिया इसने। एट दिस टाइम इब्राहिम लोदी रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत। मीन्स इस टाइम पे इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पर रूल कर रहा था। दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड राणा संगा द रूलर ऑफ मेवर। मीन्स जो दौलत खान था ये गवर्नर था पंजाब का और राणा संगा मेवर का रूलर था। ठीक है, वांटेड टू डिपोज इब्राहिम लोदी। ये दोनों मिलकर चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को हरा दें। दे इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया थिंकिंग दैट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी ही वुड रिटर्न टू काबुल। फिर ये दोनों लोग सोचे कि अभी हम लोग बाबर को इनवाइट करते हैं तो ये फिर जब हरा देगा इब्राहिम लोदी को और जब हम लोग भी इसका साथ दे देंगे इसको हराने में, तब ये फिर अपना जो भी इसको थोड़ा मोड़ा पैसा वैसा लेके काबुल चला जाएगा। ठीक है, ही वुड रिटर्न काबुल लीविंग द सल्तनत इन देयर हैंड्स। फिर ये सल्तनत इन्हीं के हाथों में छोड़ जाएगा। बाबर हु हैड हियर्ड अबाउट द फेबल्ड हेल्थ ऑफ इंडिया, मीन्स जब इसने बहुत पहले से जानता था कि भारत को बहुत वेल्थ है तो इसने सोचा चलो ठीक है मैं कर ही लेता हूँ। थॉट इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड दिस किंगडम। तो इसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपना जिसका किंगडम था उसको बड़ा करने के लिए। अब बैटल्स माने लड़ाई। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत माने सबसे पहला बैटल पानीपत का इन 1526। सभी कब लड़ा गया था? 1526। बाबर मीट इब्राहिम लोदी इन पानीपत। तो फिर ये पहली बार ये बाबर इब्राहिम लोदी से मिला था लड़ाई करने के लिए पानीपत में। दिस वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसे हम लोग पहला बैटल कहते हैं पानीपत का। द लोधी आर्मी वॉज मेनी टाइम्स बिगर देन द बाबर्स।
माने जो लोदी आर्मी थी, लोदी की आर्मी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी बाबर के आर्मी के अकॉर्डिंग. However, had a battle hardened cavalry and efficient artillery. He if defeated Ibrahim Lodi and conquered Delhi and Agra. फिर भी अपनी थोड़ी चालाकी और इसके जो उस टाइम के थोड़े लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली और आगरा पे वो जीत लिया उसको. बैटल ऑफ खानवा. बाबर डिसीजन टू स्टे ऑन इंडिया एंगर्ड राणा संगा. मीन जब इसने सोचा है कि चलो अब मैं इसको हरा दिया हूँ इब्राहिम लोदी को, तो थोड़ा और रुक जाता हूँ, ये कि कोई और होगा और उसको हरा दूंगा तो मेरे को और पैसा मिलेगा, मेरा किंगडम और बढ़ेगा. तो इसी के जो राणा संगा था जिसने इनवाइट किया था बाबर को, वो गुस्सा हो गया. ही लेड अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट बाबर. तो जब ये गुस्सा हो गया तो इसने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई बाबर के विरुद्ध. ठीक है. द फोर्सेज ऑफ राणा संगा एंड बाबर मेट एट द बैटल ऑफ खाना इन 1527. मीन्स राणा संगा का जो आर्मी थी वो बाबर की आर्मी से मिली 1527 में. ठीक है. बाबर सुपर आर्टिलरी एंड मिलिट्री टैक्टिक्स लेड टू डिफीट ऑफ राणा संगा. मीन्स इसने अपनी फिर आर्टिलरी और मिलिट्री टैक्ट से उसका यूज़ करके राणा संगा को हरा दिया. ठीक है. अब देखो बैटल ऑफ घाघरा, ये का फॉट हुआ था 1529 में. बाबर डिफीटेड द अफगान चीफ्स इन द बैटल ऑफ घाघरा. तो बाबर ने जो अफगान के जो चीफ्स थे तो उसको हरा दिया इस बैटल ऑफ घाघरा में. ठीक है. दीज 3 बैटल सिक्योर्ड बाबर पोजीशन इन द नॉर्थ इंडिया. अब इसको मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से 3 बैटल्स से जो इसकी पोजीशन को सिक्योर कर लिए थे नॉर्थ इंडिया में. ठीक है. नॉर्थ इंडिया में. अब देखो ऑटोबायोग्राफी. अब मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी क्या होती है. बायोग्राफी ये होती है जो किसी पर्सन की लाइफ के बारे में बताया रहा है, और ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो पर्सन खुद से लिखे अपने बारे में. ठीक है. और ये ऑटोबायोग्राफी है मतलब बाबर ने खुद का लिखा था. अब देखो बाबर वॉज नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट जनरल. मीन्स ये जो बाबर था ये बस एक ब्रिलियंट जनरल नहीं था, ये एक पोएट भी था और एक राइटर भी था. हिज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड तुज़किए बाबरी और बाबरनामा. इसको तुम अच्छे से मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताओ. तो तुम कुछ भी लिख सकती हो, या तो तुज़किए बाबरी लिखो या बाबरनामा लिखो. मैं तुमको सजेस्ट करूँगा तुम बाबरनामा लिखना क्योंकि ये इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी छोटी है और ये थोड़ा सही भी है. In it, Babar has described the physical features, climate, animals, birds, flowers, fruits and other details the places he visited. तो इस ऑटोबायोग्राफी में ये बताता है फिजिकल फीचर्स जिसमें क्लाइमेट, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे ये घूमा था. ही डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल. माने इसमें ये भी डिस्क्राइब करता है वहाँ के लोग कैसे रहते थे. ही वॉज ऑल्सो रिटन अबाउट हिज ओन लाइफ. मीन्स ये अपने खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में भी इसने लिखा था. ठीक है. अचीवमेंट्स. बाबर के क्या अचीवमेंट्स थे. बिसाइड्स हिज मिलिट्री सक्सेसेस बाबर हैज़ मैनी अदर अचीवमेंट्स टू हिज क्रेडिट. ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन पैलेसेस. मीन्स इसने सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था जो महलों में जो गार्डन नहीं होते थे, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था इन इंडिया. ही लेड आउट गार्डन इन आगरा, सिकरी एंड धौलापुर. अब इसने गार्डन्स बनवाए आगरा में, सिकरी में और धौलापुर में. ठीक है. ही इंट्रोड्यूस अ न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया. मीन्स एक इसने बहुत अलग अपना टैक्टिक्स बनाया लड़ाई करने के लिए, वॉरफेयर. जैसे लोग पहले सिर्फ हाथी उथी पे चलते थे तो इसने घोड़े ओड़े पे थोड़ा दौड़ा, घोड़े ओड़े पे इसकी आर्मी उर्मी वो चलती थी. फिर स्विफ्ट हॉर्सेस थे इसके, और ये बो एंड आरो से लड़ता था जहाँ इंडियन रूलर स्वार्ड से लड़ते थे. तो इसी की वजह से ये थोड़ा पावरफुल बनता गया. पर ही शोड हाउ द कम्बाइंड ऑफ आर्टिलरी एंड कैविलरी could turn the fate of battles. He re-established the prestige of the king. None of his nobles could aspire to be his equal. Means कोई ये इतना ज़्यादा अच्छा था ये कि कोई भी नोबल इसको एस्पायर नहीं कर सकते या इसके इक्वल हो सकते थे. ठीक है. अभी बाबर मर गया. कब मर गया? 1530 में मर गया.
Since he ruled for a very short period, he could not consider the empire that he had established. The task of consolers fell on his son हुमायूं. अब इसका जो राज्य था वो खतरे में पड़ने लगा, तो इसका एक जो बेटा था जिसको हम लोग हुमायूं बोलते हैं, वो इसने फिर गद्दी संभाली. ठीक है. हुमायूं ने कब से कब तक रूल किया था? 1530 से लेके 1540 तक और 1555 से लेके 1556 तक. ठीक. अब हुमायूं का क्या पूरा नाम था? नसारुद्दीन मोहम्मद हुमायूं सक्सीडेड बाबर इन 1530. फिर ये बाबर के मरने के बाद इसने रूल किया. द नेम हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट. मतलब हुमायूं मतलब होता है जो थोड़ा फॉर्चुनेट हो, जो थोड़ा जिसका लक अच्छा हो. बट द सेकेंड मुगल रूलर हैड मैनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्टार्ट. पर इसका उल्टा ये हो गया है कि इसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये जो बाबर बना के गया ये एम्पायर धीरे धीरे उसको जोड़ना था, इसको री-इस्टेब्लिश करना था. अब इसकी पहली क्या प्रॉब्लम थी? द एम्पायर वॉज स्टिल विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स इसके पास अभी जब ये बाबर मर गया था तो इसके पास अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, प्रॉपर सिस्टम. हुमायूं's brother कामरान, हिंदलाल एंड अस्कारी were dissatisfied with the territories they had got. तो इसके जो तीनों भाई थे ये इससे डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि इनको इनकी जो टेरिटरीज थी इनको ये पसंद नहीं थी. ठीक है. दे वॉन्टेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली फॉर देमसेल्व्स. ये लोग चाहते थे कि हम मुझे को सिर्फ दिल्ली की वो मिल जाए, गद्दी. ठीक है. अब तीसरा क्या है? द एम्पायर वॉज अंडर थ्रेट फ्रॉम ऑल साइड्स. मीन्स ये एम्पायर पूरे सारे जगहों से चारों तरफ से घिरा हुआ था अपने दुश्मनों से. जैसे इजराइल नहीं है, चारों तरफ से खतरे से वो होता है, घेरा हुआ होता है, वैसे इसका भी था. द राजपूट्स, बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड द अफगान्स वर प्रिपेयरिंग टू फाइट हुमायूं. मीन्स ये जो राजपूत, बहादुर शाह और ये जो गुजरात का रूलर था ये सब, और अफगान्स, ये सब सोच रहे थे बाबर से हुमायूं से लड़ाई करने के लिए. ठीक है. हुमायूं से. शेर खान द अफगान किंग had re-established the powerful kingdom in eastern India and wanted to expand it towards north India. ठीक है. तो इसमें ये बता रहे हैं जो शेर खान था अफगान किंग, ये अपना बहुत सारे पावरफुल किंगडम बना चुका था ईस्ट इंडिया में. ठीक है. इधर वेस्ट बंगाल, इधर असम असम की तरफ ये बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा कर चुका था. वांटेड टू एक्सपैंड इट टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया. अब ये चाह रहा था कि अब मैंने ईस्ट इंडिया में कर ही लिया तो चलो नॉर्थ इंडिया में भी कर ही लेता हूँ. अब फिर से बैटल्स. अब कौन सी बैटल्स हुई? हुमायूं कंसिडर्ड द अफगान थ्रेट एज द ग्रेवेस्ट. इसने कंसिडर कर लिया अफगान को एक थ्रेट का, जैसे द ग्रेवेस्ट. ठीक है. ही डिसाइडेड टू डील विद इट फर्स्ट. मैंने इसने सोचा चलो इनसे ही पहले मैं डील करता हूँ. इन 1532 ही डिफीटेड अफगान फोर्सेस एट दादरा. मतलब ये 1532 में अफगान फोर्सेस को हरा दिया. कहाँ पे हराया? दादरा में हराया. ठीक है. He then led siege to fort of चुनार which was under the Afghans. फिर इसने एक फोर्ट बनाया, उसको हम लोग फोर्ट ऑफ चुनार भी बोलते हैं, अफगान्स को वो बॉर्डर पे, ताकि अफगान से इन्वेड ना कर सकें. शेर खान वॉज अलाउड टू कीप द फोर्ट ऑन कंडीशन दैट ही वुड रिमेन लॉयल टू हुमायूं. फिर इसने हुमायूं ने एक आर्मी रखा जिसका नाम था शेर खान. उस फोर्ट को साफ़ सुथरा रखने, उसको देखभाल करने और कोई आ ना पाए उसके बारे में. ठीक है. और हुमायूं की तरफ से लॉयल रहे. हुमायूं देन मार्च अगेंस्ट बहादुर शाह हु फ्लेड विदाउट फाइटिंग हुमायूं. गुजरात एंड मालवा बिकेम अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. फिर जब इसने जीत लिया तो इसने गुजरात और मालवा को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया, अपना राज्य और बढ़ा लिया. मीनवाइल शेर खान स्ट्रेंथेड हिज पोजीशन इन द ईस्टर्न इंडिया. फिर उसी टाइम शेर खान अपनी जो पोजीशन थी ईस्टर्न इंडिया में उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने लगा. ठीक है. हुमायूं डिसाइडेड टू क्रश हिम वंस एंड फॉर ऑल. हुमायूं सोचा चलो इनको मैं दबा देता हूँ, सारों को दबा देता हूँ. द मुग़ल एंड द अफगान फोर्सेस मीट एट चौसा इन 1539. तो जो मुग़ल और अफगान फोर्सेस थे वो सब फिर से लड़ने बैठे चौसा में. कब लड़ने बैठे? 1539 में. ठीक है. द मुग़ल आर्मी वॉज डिफीटेड. इसमें हुमायूं जो मुग़ल आर्मी थी इसकी हार गई.
हुमायूं बैरली मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द बैटल फील्ड। ये जैसे तैसे हुमायूं युद्ध के जहाँ पे बैटल फील्ड हो रहा था जैसे तैसे वहाँ से भागा। आफ्टर द डिफीट एट चौसा हुमायूं रिटर्न टू आगरा एंड रेज्ड एन आर्मी। फिर ये जब हार गया वहाँ से, जब भागा तो ये आगरा पहुँचा और वहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी खड़ा करा, ठीक है। इन 1540 ही मेट शेर खां एट कन्नौज। फिर इसने शेर खां कन्नौज में फिर से लड़ाई की। ही चेज्ड हुमायूं आउट ऑफ हिज किंगडम। फिर ये इसको भगाया, ठीक है, अपने किंगडम से बाहर ही भगाया। कौन भगाया? शेर खां भगाया। किसको भगाया? हुमायूं को भगाया, ठीक है। शेर खां कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। अब इसकी गलती की वजह से शेर खां दिल्ली को भी जीत गया और आगरा को भी जीत गया। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह। अब ये शेर शाह का टाइटल जीत गया। एंड इस्टेब्लिश द सू डायनेस्टी। अब फिर इसने एक, जैसे मुगल डायनेस्टी है ना, वैसे एक इसने सू डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। अब देखो, हुमायूं एक्साइल एंड रिटर्न। अब देखो, हुमायूं जब ये भागा था बैटल फील्ड से तो ये पर्शिया में भागा था। तो एक्साइल मतलब ये होता है कोई कंडीशन हो जहाँ पे इंसान भाग जाए कहीं पे। तो हुमायूं इसके की डर की वजह से भागा और फिर लौटा भी आर्मी उर्मी लेके। हुमायूं एस्केप टू पर्शिया। ये फिर पर्शिया में एस्केप किया, ठीक है। एंड स्पेंड द नेक्स्ट 15 ईयर्स इन एक्साइल। और फिर ये 15 ईयर्स अपना एक्साइल में बिताया, अपनी आर्मी उर्मी खड़ा किया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना फिर से, ठीक है। शेर शाह डाइड इन 1545। अब ये जो शेर शाह था ये 1545 में मर गया, ठीक है। एंड वॉज सक्सीडेड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स। अब इसके बाद जो इसकी सू डायनेस्टी थी, इसके शेर शाह के बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं था, फिर वीक रूलर आने लगे धीरे धीरे, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, अब इसका एडवांटेज लेके हुमायूं फिर से लौटा इंडिया। विद द हेल्प ऑफ द रूलर ऑफ पर्शिया ही डिफीटेड अफगान फोर्सेज एंड रीगेन द लॉस्ट टेरिटरी। मीन्स ये फिर अपने जो पर्शिया का रूलर था उसकी मदद लेके इसने अफगान फोर्सेस को हरा दिया और इसने फिर से अपना जो लौटा हुआ जो इसकी टेरिटरी थी जो ये हार गया था उसने फिर से इसको जीत लिया। इन 1555 ही री एस्टैब्लिश्ड मुगल रूल। फिर इसने 1555 में फिर से अपना मुगल रूल को री एस्टैब्लिश किया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब ये हुमायूं एक एक्सीडेंट में मर गया, ठीक है। अब देखो, शेर शाह सूरी कब से कब तक रूल किया? 1540 से लेके 1545 तक, 5 साल बस रूल किया, ठीक है। शेर शाह वॉज द सन ऑफ अफगान जागीरदार इन सासाराम बिहार। ये एक अफगान जागीरदार का बेटा था सासाराम बिहार में, ठीक है। हिज रियल नेम इज़ फारिद खान। इसका असली नाम फारिद खान है। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर आफ्टर किल्ड ही अ टाइगर। मीन्स इसको शेर का वो टाइटल मिल गया जब इसने एक टाइगर को हरा दिया, ठीक है ना। शेर शाह वॉज वेरी एम्बेशियस रूलर। मीन्स शेर शाह जो था बहुत वेरी एम्बेशियस रूलर था, माने बहुत एम्बेशियस था। एम्बेशियस मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत सारे टारगेट्स होते हैं फ्यूचर में बढ़ने के लिए। जैसे अलेक्जेंडर नहीं था, वैसे इसके पास ये भी बहुत एम्बेशियस मैन था। विद इन अ फ्यू ईयर्स ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी। एक कुछ ही सालों में अपनी आर्मी को बहुत बढ़ा लिया। एंड बिकेम अ पावरफुल। अब ये फिर उस अपनी आर्मी बढ़ाने के बाद ये थोड़ा पावरफुल बन गया। इन द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार। ये कहाँ पे हुआ? ये अभी प्रेजेंट डेट में बिहार में पड़ता है, झारखंड में भी पड़ता है और वेस्ट बंगाल में भी। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली। इसने हुमायूं को 2 बार हराया और फिर से दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। ही वेंट ऑन टू एनेक्स टेरिटरीज इन द नॉर्थ एंड ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर। ये नॉर्थ में गया और थोड़ा वहाँ पे भी अपनी टेरिटरी बढ़ाया ताकि ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मीन्स इसका लक नहीं अच्छा था। एक ही शेर शाह रूल्ड वेरी ब्रीफ पीरियड। ही डाइड इन 1545 वॉज अ बरेड एट सासाराम। शेर शाह वॉज अ गुड जनरल, माने बहुत अच्छा जनरल था। एंड इवन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ही रिफॉर्म द सिविल मिलिट्री एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ फॉर्च्यूनर ऑफ अकबर, ठीक है। ये इसको फॉर्च्यूनर भी बोलते हैं अकबर का, ठीक है। मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह वर कंटिन्यूड बाय अकबर।
ये जो शेरशाह, ये जो अपना सब कुछ बनाया था ना एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इतना अच्छा था कि अकबर भी इसको फॉलो किया था, ठीक है। अब देखो इसने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या बनाए थे, पहला, द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एम्पायर, वैसे ही जो किंग था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था पूरे एम्पायर में। या साइटेड द बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कैसे इलेक्ट होता था, जो काउंसिल होते थे ना मिनिस्टर, उन्हीं के द्वारा इलेक्ट होता था। दूसरा क्या था, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ये प्रोविंसेस में बटा हुआ था, सरकार्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते हैं, और परगनास, ठीक है। द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज द विलेज, जो सबसे नीची एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो क्या थी, विलेज था, ठीक है। शेर शाह टॉट द एम्पायर टू इंस्पेक्ट एंड एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, मतलब टू प्रिवेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन अ पर्टिकुलर रीजन, शेर शाह ट्रांसफर्ड देम एवरी 2 to 3 years। मीन्स ये जो शेरशाह था ये हमेशा अपने जो ऑफिशियल्स थे उनको 2 से या 3 साल में अपने जगह से ट्रांसफ़र करता रहता था। क्यों करते रहता था, ये कि उसके ऑफिशियल्स उस जगह पे उतने मजबूत ना बन जाए, ठीक है। अब देखो ही ऑल्सो हैड एन इफिशिएंट स्पॉइंट सिस्टम। अब ये स्पॉइंट सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम ये होता है कि जासूसी करना, ठीक है ना, कहीं एम्पायर में घुस के कि उसके एम्पायर में कुछ गलत उलत तो नहीं हो रहा है, कि दुकानदार माल तो नहीं बढ़ा रहे हैं रॉ मटेरियल का, गेहूँ का, ठीक है। दस वाइज केप्ट हिम इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड इन हिज एम्पायर, जो इसके स्पाइस थे वो हमेशा इसको इन्फॉर्म करते रहते थे क्या हो रहा है इसके एम्पायर में, ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसका जो युद्ध का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में होगा, ठीक है। शेर शाह पेड रेगुलर सैलरीज इन कैश टू हिज सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। मीन्स ये जो शेर शाह था ये हमेशा कैश में सैलरी देता था अपने सोल्जर्स और ऑफिसर्स को, ठीक है। ही ब्रांडेड ऑल हॉर्सेस, दाग, इस जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दाग भी बोलते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्स फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द कैवलरी, मतलब ये दाग लगाता था हॉर्सेस पे, जो इनकी हॉर्सेस की क्वालिटी थी उनको अच्छी दिखाने के लिए, कि ये कहीं उस पर जो कैवलरी जो आम घोड़े उनमें ना मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या था, ही मेंटेन एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्टिव रोल इन चेहरा ऑफ ही सोल्जर, माने इनकी क्वालिटी की जैसे हॉर्स की क्वालिटी थी वैसे सोल्जर की भी क्वालिटी थी, इन क्वालिटी को क्या बोलता था, चेहरा, ठीक है। ही पर्सनली सुपरवाइज ऑल आर्मी रिक्रूटमेंट्स एंड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अमंग इन सोल्जर्स, माने ये अपने सोल्जर्स की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, कि कुछ भी हो इनको जीत उठ के ही आना है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल कल्टिवेटेबल लैंड was measured and classified into good, average and bad according to its fertility। मीन्स ये अपने जो इसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये अपने लैंड की रेवेन्यू को और इसका डिपेंड होता था कि अगर लैंड का वो जो फर्टिलिटी है वो अच्छी है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा फार्मर्स को, अगर बीच में एवरेज है तो थोड़ा कम देना पड़ेगा, और बैड है तो बहुत ही कम देना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है, जहाँ जितनी लैंड की वो पावर हो उग जाने की, जिस पे कोई भी सामान उग जाए, जैसे जो दोआब रीजन था ना यमुना और गंगा के पास वाला, उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता था। अब देखो द किंग्स शेयर वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, माने जो किंग्स का शेयर था, फार्मर्स को जितना भी ये उगाएं अपने उसमें फार्म में, उसको उसमें से 1/3 देना पड़ता था, ठीक है, जितना भी प्रोड्यूस होता था। इट कुड बी पेड इन कैश और काइंड, माने या तो ये कैश में दे सकते थे पैसा, या फिर जो इसमें जो भी उगाया, जैसे इन्हें गन्ना उगाया तो गन्ना अपने 1/3 दे देंगे और 2/3 ये लोग खुद रख लेंगे फार्मर, ठीक है। अब देखो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर लीनियंट एट द टाइम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट बट स्ट्रिक्ट एट द टैक्स ऑफ कलेक्शन। मीन जब इनका रेवेन्यू सिस्टम था तो ये थोड़े मोड़े पोलाइट ही रहते थे, लीनियंट रहते थे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, पर ये लोग स्ट्रिक्ट हो जाते थे टैक्स कलेक्शन में, ठीक है। अब देखो इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स एंड फैमिन्स
दिस द पेजेंट्स डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस मीन्स ये जो फार्मर्स होते थे इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। जैसे कुछ भी डिजास्टर आ जाए, जैसे कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई ड्रॉट पड़ जाए, कुछ भी उग ना रहा हो, तो इस पर इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था फार्मर्स को, आम जनता को, ठीक है। और नहीं तो ये जो शेरशाह था ये लोन भी देता था इन लोगों को इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। कोई दुर्घटना हो रहा है तो लोन भी दे देता था इन लोगों को। ट्रेड, अब ट्रेड माने जैसे क्या ट्रेड होता था, टू मेक ट्रैवलिंग ईजियर, टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, माने ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए इसने बहुत कॉमर्स, शेरशाह बुल्ट एन एक्सीलेंट नेटवर्क आउट, इसने बहुत अच्छी नेटवर्क बनाई थी रोड्स की, ठीक है। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड, माने इसका जो सबसे फेमस रोड थी वो थी कौन सी थी, ग्रैंड ट्रंक रोड। द रोड्स वर प्रोवाइडेड विद सरायस और रेस्ट हाउसेज, जैसे हम लोग गेस्ट हाउसेज नहीं बोलते हैं, जैसे रेलवे वेलवे का होता है, कहीं पे भी जाएं तो एक रेस्ट हाउस होता है, तो वैसे इन्हीं रेस्ट हाउसेज को हम लोग सरायस भी बोलते हैं, जो बिकम अ सेंटर ऑफ ट्रेड। जैसे कोई भी, जैसे मान लो जा रहा है, उस टाइम पे तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, सिर्फ घोड़े या बैल वैलों से लोग चलते थे, तो थक जाते थे, इन रेस्ट हाउसेस में रुकते थे। इनके जो गाय भैंस थी वो खाना वाना खा लेती थी, ये लोग भी थोड़ा आराम कर लेते थे। जब आराम हो रहा था तो ये लोग चल देते फिर अपना ट्रेडिंग के लिए। इन कोर्स ऑफ टाइम टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड दिस सराइज, मीन जब ये सराइज होने लगे, जब ट्रेडिंग वोडिंग होने लगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे थोड़े टाउन्स भी खुल गए, थोड़ी सिटीज़ विलेजेस सब खुल गए, ठीक है, मार्केट टारगेट सब, क्योंकि यहाँ पे लोग रुकते थे। टू इनकरेज फॉरेन ट्रेड, माने इंडिया के अलावा कहीं और, अपने एम्पायर के अलावा कहीं और भी ट्रेड करने के लिए इसने रिड्यूस कम कर दिया है कस्टम ड्यूटीज़ को, ठीक है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सिल्वर कॉइन कॉल्ड द रुपया, अब इसने एक सिल्वर कॉइन वो किया, इसका क्या नाम था, रुपया, ठीक है। ये रुपया नहीं होता है जैसे हम लोग अभी रुपी बोलते हैं, वैसे उस टाइम अभी होता नहीं, 1 रुपये में 100 रुपया होते हैं पैसे, वो सॉरी वो नहीं है, 1 रुपया जो इसकी बहुत सारी सेंचुरी तक चला था, ठीक है, इसकी डेथ के बाद भी, ठीक है। देखो, शेर शाह फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, अब ये अपना जो रिलीजन फॉलो करता था उसका अलग, पर ये किसी भी रिलीजन को विरोध नहीं करता था कि तुमको ज़बरदस्ती उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, ये सारे जो धर्म थे उनको सबको रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। एंड लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और नहीं तो अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के बारे में भी सोचता था। ही कंस्ट्रक्टेड द पुराना किला इन दिल्ली, अब इसने एक पुराना किला इस्टेब्लिश किया दिल्ली में, ठीक है, तुम जाना घूम भी लेना, वहाँ पे बहुत अच्छा बना है। शेर शाह वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह, अभी शेर शाह सक्सीड हुआ, इस्लाम शाह फिर वो सक्सीड हुआ। ही कुड नॉट बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ हिज प्रेडेसेसर, हुमायूं defeated इस्लाम शाह इन 1555 एंड एंडेड द सूर एम्पायर, अब ये फिर हरा दिया, हुमायूं हरा दिया इस्लाम शाह को और 1555 में हराया और सूर एम्पायर को हरा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये हम लोगों ने बाबर और हुमायूं पढ़ लिया है, तो अब हम लोग का जो तीसरा राजा होगा वो कौन सा होगा, गेस करो, अकबर होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर अकबर के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू, बाय बाय।